इंडिया में कई सारे फॉरेन रियलिटी शोज एडप्ट होते हैं। इनिशियली वो अपने एसेंस को मेंटेन रखते हैं एंड ओवर टाइम मेलोड्रामा की वजह से ज्यादा इमोशंस को बेचने के चक्कर में वो अपना फ्लेवर खो देते हैं। ऐसा ही कुछ इंडियन आइडल के साथ भी हो चुका है। बेमतलब जजेस का रोना, सैड स्टोरीज जानबूझकर कंटेस्टेंट के लिए क्रिएट करना, ये सारी चीजें शो को डाउन ट्रेंड में ले जाती हैं। इसी बीच एक नया शो आता है शार्क टैंक इंडिया, जो कि अगेन यूएस बेस्ड शो का इंडियन एडेप्टेशन है, जिसने अब तक अपने रियल एसेंस को मेंटेन किया हुआ है। ये शो इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करने में और उनकी हेल्प करने के लिए काफी पॉपुलर है। बट इस शो को भी लेकर कुछ वक्त से काफी सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। इस शो पर भी काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या शार्क टैंक भी बाकी सारे रियलिटी शोज की तरह बनता जा रहा है जैसा कि शार्क टैंक पोर्ट्रे करता है? क्या इसकी रियलिटी वैसी ही है या रियलिटी कुछ और ही है, जिसको हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो काफी एजुकेशनल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अक्षय शाह, जो कि iWeb के फाउंडर हैं, वो शार्क टैंक सीजन 1 में अपीयर हुए थे। उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स के थ्रू ये बताया कि कैसे 50% ऑफ द कंटेस्टेंट शार्क टैंक में ऐसे हैं जिन्हें फंडिंग की प्रॉमिस मिलने के बाद भी फंडिंग नहीं मिली। वो कहते हैं फंडिंग मिलना ना मिलना एक बात है, बट कंटेस्टेंट को इग्नोर करना और उनके फोन और ईमेल तक का रिप्लाई ना करना एक दूसरी बात। बेसिकली शार्क टैंक में जो हम 15 से 20 मिनट के पिच देखते हैं, एक्चुअल में वो कन्वर्सेशन 1 से 2 घंटे की होती है। बहुत सारे पार्ट्स को एडिट आउट कर दिया जाता है और फिर ही एपिसोड हमारे सामने आता है। 1 से 2 मिनट जो कंटेस्टेंट पिच करते हैं, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, वो भी चैनल ही डिसाइड करता है कि कंटेस्टेंट क्या बोलेंगे क्या नहीं, चाहे इसमें प्रोडक्ट अपना यूएसपी ही क्यों ना खो दे। डील फाइनलाइज होने के बाद जब शार्क्स फाउंडर को चेक प्रेजेंट करते हैं, वो चेक तक डमी होता है। टीवी पर डील मिलने के बाद भी 100% श्योरिटी नहीं होती कि शार्क्स उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ही। वो किसी भी टाइम बैकआउट कर सकते हैं या ज्यादा इक्विटी की डिमांड भी कर सकते हैं। और रही बात अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने या उन्हें बढ़ावा देने की, जिसकी वजह से शार्क टैंक इतना पॉपुलर हुआ है और लोग इसे देख रहे हैं, ऐसा शार्क टैंक में बहुत ही रेयर केसेस में होता है। शार्क टैंक के सेकंड सीजन में रिकोड, जो कि एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, अपनी पिच लेकर शार्क टैंक में आया। इसकी सेल्स काफी अच्छी थी, 15 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, जो कि कमाल का है। उन्होंने ये भी बताया कि वो नेक्स्ट ईयर में इसे 30 करोड़ का कर लेंगे। इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी था। स्टिल उन्हें शार्क टैंक से कोई डील नहीं मिली। और तो और शार्क्स ने इन्हें काफी ह्यूमिलेट भी किया और इंसल्ट भी किया। नमिता थापर ने कहा कि वो अपने फ्रेंड्स के कॉम्पिटिटर के बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करती, दैट इज व्हाई शी इज आउट। आई मीन, ये कैसा लॉजिक है? आप यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने आए हैं और ये स्टूपिड 5 साल के बच्चे वाला लॉजिक। खैर, नमिता थापर के बारे में क्या ही कहें, शी इज ऑलवेज आउट। अमन ने पैकेजिंग को लेकर सवाल किए, हालांकि वो इतना बड़ा इशू नहीं था और पिक्चर्स ने ये भी कहा कि वो इसे इम्प्रूव कर लेंगे। फिर भी अमन ने नमिता थापर की तरह ही फ्रेंडशिप का हवाला देते हुए इस डील में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। इनकी कंपनी का कस्टमर एक्विजिशन करने का तरीका इतना स्ट्रॉन्ग और इतना यूनिक था कि पीयूष बंसल ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि वो भी अपने बिजनेस में इसे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। स्टिल उन्होंने भी इस कमाल के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया। व्हाट डू यू थिंक गाइज? अगर इस पैनल पर विनीता सिंह ना बैठी होती तो क्या ये डील उन्हें मिल पाती? और क्या ये डील रिकॉर्ड के फाउंडर्स को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप की वजह से ही नहीं मिली या रीजन कुछ और था? कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद यहाँ एक और सवाल खड़ा जरूर होता है कि क्या शार्क्स इतने कैपेबल हैं कि वो दूसरे बिजनेसेस को इस तरीके से जज कर सकें जबकि उनके खुद के बिजनेसेस भारी लॉसेस में हैं? हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि इन शार्क की खुद की कंपनीज काफी बड़े बड़े लॉसेस से गुजर रही हैं। अगर हम अमन गुप्ता को छोड़ दें तो बाकी सारे शार्क्स की कंपनीज खुद ही काफी बड़े लॉसेस में हैं। विनीता सिंह की सुगर कॉस्मेटिक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 75 करोड़ का लॉस किया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 21 करोड़ का था। सिर्फ एक साल में विनीता सिंह की कंपनी शुगर कॉस्मेटिक्स का लॉस 3 गुना बढ़ गया। गजल अलगा की मामा अर्थ ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 14 करोड़ का प्रॉफिट किया और कहा यह जा रहा है कि कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है, जिसकी वैल्यूएशन होगी 24,000 करोड़ की, वो भी सिर्फ 14 करोड़ के प्रॉफिट पर। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने 1332 करोड़ का लॉस किया था एंड फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये लॉस 428 करोड़ का था। जैसा कि शार्क्स पिक्चर्स से पूछते हैं कि वो अपनी हाई वैल्यूएशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, सेम हियर ऑन जस्ट 14 करोड़ प्रॉफिट गजल अलगा अपनी कंपनी की हाई वैल्यूएशन को कैसे जस्टिफाई करेंगी। भारत पे के फॉर्मर मैनेजर
मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर अशनीर ग्रोवर की भी कंपनी लॉसेस से पीछे नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का टोटल लॉस 5,500 करोड़ का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2961 करोड़ का था। स्टिल अशनीर ग्रोवर दूसरे बिजनेसेस को डिफेम करने में और उन्हें ह्यूमिलेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कंपनी जब से शुरू हुई है तब से आज तक कभी भी ये प्रॉफिटेबल ही नहीं हुई। तो क्या ये अशनीर ग्रोवर का दोगलापन नहीं है? अनुपम मित्तल की मकान.com और मौज मोबाइल लगभग डेड है और शादी.com के फाइनेंशियल की भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल ईयर 2021 से अवेलेबल नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में शादी.com ने 27 करोड़ का लॉस किया था। पीयूष बंसल की लेंसकार्ट ने भी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 102 करोड़ का लॉस किया है। और रही बात नमिता थापर जी की, तो वो एक फाउंडर है ही नहीं। उनकी कंपनी एमक्योर तो उनके फादर ने शुरू की थी और शो पे वो जो कहती रहती है ना, और बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है इसका उनको पूरा आइडिया है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है जब उन्होंने कोई कंपनी शुरू ही नहीं की? तो सीजन 2 के नए जज अमित जैन की कंपनी कार देखो ने भी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 246 करोड़ का लॉस शो किया है। जिन शख्स की खुद की ही कंपनी इतने बड़े बड़े लॉसेस से जूझ रही है और जो वीसीज के पैसों को बर्न करके बड़ी बड़ी वैल्यूएशन पे राइड कर रहे हैं, क्या वो राइट फिट है बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को जज करने के लिए या किसी की भी कंपनी को क्रिटिसाइज करने के लिए? और अगर आपको इन कंपनी की वैल्यूएशन गेम को समझना है तो हम इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। शार्क टैंक के यूएस वर्जन के जजेस जैसे बारबरा कोरकोरेन, मार्क क्यूबन, लॉरी ग्रैनर, डायमंड जॉन एंड केविन और लैरी एक सक्सेसफुल बिजनेसेस रन कर रहे हैं। इन लोगों के खुद के बिजनेसेस काफी प्रॉफिटेबल हैं। ये लोग शार्क टैंक इंडिया के जजेस जैसे वीसीज के पैसों पर राइड करके अपनी वैल्यूएशन नहीं बढ़ा रहे। जैसा कि किसी सिंगिंग रियलिटी शो को जज करने के लिए सोनू निगम, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल जैसे फिनोमिनल सिंगर्स की या फिनोमिनल जजेस की जरूरत होती है, ताकि वो किसी भी कंटेस्टेंट की सिंगिंग की टेक्निकलिटी को जज कर सकें और उन्हें राइट फीडबैक प्रोवाइड कर सकें, ना कि नेहा कक्कर और तनिष बागजी जैसे सिंगर जो सिंगिंग के नाम पे क्या ही कर रहे हैं पता नहीं। ठीक वैसे ही क्या आपको नहीं लगता कि बिजनेसेस को राइट वे में जज करने के लिए शार्क टैंक में भी ऐसे जजेस की जरूरत है जो अपने खुद के बिजनेसेस सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली रन कर रहे हों, बजाय उनकी जिन्होंने अब तक अपनी बिजनेस जर्नी की लाइफ में कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी की शक्ल ही नहीं देखी। आपको क्या लगता है, शार्क टैंक सीजन 3 में जजेस रिपीट होने चाहिए या नहीं? कमेंट करके ये बात जरूर बताएं। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि क्या प्रेजेंट जजेस अपने रोल में राइट फिट हैं या नहीं। इतनी सारी खामियों के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शार्क टैंक ने आने के बाद इम्प्रूव की हैं। बिकॉज ऑफ शार्क टैंक व्यूअर्स टीवी पर वही घिसे पिटे सास बहू के सीरीज को छोड़कर कुछ फ्यूचर में इम्पैक्ट लाने वाली चीज देख सकते हैं। कुछ ही बिजनेसेस को सही, बट फंडिंग तो मिल रही है, बिजनेसेस को ग्रो होने का एक चांस मिल रहा है। शार्क टैंक उन्हें ये प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके आपकी शार्क टैंक को लेकर या हमारी वीडियो को लेकर जो भी राय है आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।